समय एक ऐसी चीज जो ना किसी के रोकने से रुकी है और ना किसी के चाहने से आगे बढ़ा है। जैसा कि आज साल 2024 खत्म हो रहा है तो बीता हुआ समय अपने पीछे छोड़ जाता है घटनाएं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि साल 2024 ने हरियाणा को क्या दिया। इनमें शामिल होगा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री, खेल छोड़कर सियासत में उतरी विनेश फोगाट, करनाल का सियासी मुद्दा, चौटाला परिवार की चौधराहट का दी एंड और जिला परिषद चुनाव की कंट्रोवर्सी से लेकर कुलदीप बिश्नोई को लगे एक बड़े झटके तक की बात करेंगे हम आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। तो शुरू करते हैं सियासी घटनाक्रम से। जब 2024 के शुरुआती महीनों में बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदला और 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि इस बदलाव का असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सूबे में तीसरी बार सत्ता में बीजेपी फिर से काबिज हो गई। वहीं लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने वाली बीजेपी को जून महीने में एक अच्छी खबर मिली। 19 जून 2024 को विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी को 27 अगस्त को निर्विरोध चुना गया। वहीं इन सबसे पहले 10 मार्च को बीजेपी के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये सियासी घटनाक्रम भी 2024 की सियासत में बड़ा चर्चा का विषय रहा। अब 2024 में लोकसभा का हिसार का टिकट नहीं मिलने की उम्मीद थी बृजेंद्र सिंह को। इसी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि कांग्रेस ने भी उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया। अब बेटे के बाद 9 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले बृजेंद्र सिंह के पिता और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी 10 साल के बाद वापस जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर एक ऐसा भी दौर आया जब एक ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने से गोल्ड मेडल से चूकने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अगस्त महीने में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने पार्टी के किसान सेल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब ये दोनों खिलाड़ी भी कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा में सियासी पारा अपने चरम पर चढ़ गया था। इन सभी चीजों के बीच वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद थी। मीडिया में कांग्रेस हरियाणा में वापसी की अटकलें लगा रही थी, लेकिन चुनावी नतीजे जब आए तो कांग्रेस और चुनावी सर्वेक्षण करने वालों को बहुत ही गहरा सदमा लगा। बीजेपी हरियाणा में इतिहास बनाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। बीजेपी 48 सीटों पर, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए, जबकि जेजेपी और एएसपी गठबंधन के साथ साथ आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। वहीं दूसरी तरफ 25 साल बाद करनाल लोकसभा सीट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई, जब सांसद मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। दरअसल इससे पहले 1999 में आईडी स्वामी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था और फिर साथ साथ ये भी हुआ कि घरौंडा सीट से विधायक हरविंदर कल्याण को विधानसभा का 18वां अध्यक्ष चुना गया। ये पहली बार हुआ है जब करनाल के किसी विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं एक तरफ और हरियाणा विधानसभा के रण में कई परिवारों के नेता भी आमने सामने उतरे थे। चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे ज्यादा 9 सदस्य चुनावी मैदान में थे। रानिया में अर्जुन चौटाला ने दादा रणजीत चौटाला को हराया। तोसाम में भाजपा की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी चचेरे भाई अनिरुद्ध को मात दी। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र अभय चौटाला इस चुनावी मैदान में इनेलो की टिकट पर एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। ये वो सियासी चेहरे हैं जिनका इतिहास सियासत से जुड़ा हुआ। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 2 बड़े गठबंधन की भी चर्चा सामने आई थी, जिनमें पहला राजनीतिक गठबंधन था इनेलो और बसपा के बीच, जिसके तहत जुलाई के महीने में इस गठबंधन ने 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा के लिए 37 सीट पर बसपा और बाकी पर इनेलो के कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया गया था। वहीं दूसरे गठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन था जननायक जनता पार्टी का, जो अगस्त के महीने में हुआ था। इसमें जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन था, जिसके तहत जेजेपी 70 और एएसपी को 20 सीटें दी गई थी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का नतीजा
शून्य रहा। दरअसल इसके बाद हुआ ये कि साल 2019 में बनी जननायक जनता पार्टी 5 साल में ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। डिप्टी सीएम सहित दूसरे बड़े नेता विधानसभा चुनाव में एक सिंगल सीट तक नहीं जीत सके, जबकि 2019 में बीजेपी ने खुद जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों का समर्थन लेकर के अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण बीजेपी ने जजपा से किनारा कर सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका जरूर लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव को जख्मों को भर दिया था। अब ये घटना ऐसी भी हुई जिसकी भरपाई करना अपने आप में एक सवाल है, और वो ये कि आदमपुर में चौधरी भजनलाल का किला ढह गया। 57 साल बाद आदमपुर में बिश्नोई परिवार की हार हुई और भजनलाल परिवार का तिलिस्म आदमपुर सीट पर टूट गया। पहली बार ऐसा हुआ जब बिश्नोई परिवार ने आदमपुर में हार का स्वाद चखा। इससे पहले 57 साल से भजनलाल परिवार ही आदमपुर में कब्जा करके रखता था। दबदबा कह सकते हैं कि भजनलाल की पैतृक सीट थी। वहीं जहां विधानसभा चुनाव की उठापटक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि रोहतक की जिला परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर विवाद उठ गया। जैसे ही जिला चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोकी, इसके साथ ही पार्षदों ने उनके खिलाफ में बगावत शुरू कर दी। यहां तक देखने को मिला कि 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए शपथ पत्र भी दिए। इसी बीच मंजू हुड्डा और उनके पति पर एक पार्षद के बेटे के अपहरण का भी आरोप लगा। इधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 3 बार बैठकों का समय भी निर्धारित किया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ही नहीं हो पाई और अविश्वास प्रस्ताव पर शपथ पत्र देने वाले कुछ पार्षद तब तक जाकर मंजू हुड्डा के समर्थन में आ चुके थे। सियासत के साथ साथ अपराध में भी इस बार हरियाणा ने जोरों शोर के साथ पनपा। जब शुरुआती दौर में ही हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी 2024 को अपराधियों ने हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी। इसके बाद 29 फरवरी को उनके परिजनों को भी अपराधियों की ओर से धमकी दी गई थी। हालांकि परिवार को धमकी देने वालों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री को मामले में CBI को सौंपने की बात भी कही थी और फिर इस मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक को भी गिरफ्तार किया गया था। ये इकलौता मामला नहीं था जब किसी हत्याकांड का मामला सामने आया हो। अपराध से जुड़े और भी बहुत से मामले हैं। ऐसी आपराधिक घटनाएं और भी हुई थी, जैसे कि सोनीपत स्थित बिंद्रौली में मई के महीने में ट्रिपल मर्डर केस, जिसने सभी का दिल दहला दिया था। जब 23 मई 2024 को एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई, उनकी पत्नी और उनके 3 महीने के बच्चे को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के अनुसार सोनीपत नगर निगम कार्यालय में कार्यरत अमरदीप ने मधु नामक युवती के साथ अंतरजातीय विवाह किया था। दोनों का एक 3 महीने का बेटा भी था। किसी बात को लेकर अमरदीप और उनके बड़े भाई मनदीप के बीच विवाद हुआ और मनदीप ने बदला लेने के लिए अमरदीप के पूरे परिवार को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद परिवार ही नहीं, आस पड़ोस और गांव के लोग भी काफी सदमे में चले गए थे। वहीं 27 अगस्त 2024 को चरखी दादरी जिले में गोमांस खाने का आरोप लगाते हुए एक स्थानीय लोगों ने एक युवक को लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद 31 अगस्त को मामले का खुलासा हुआ था और मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में की गई थी। वहीं जब उस संदिग्ध मांस को जब्त करके सैंपल के लिए लैब जांच में सिद्ध हुआ तो पता चला कि संबंधित वस्तु गोमांस था ही नहीं। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं साइबर ठगी, फिरौती, एनकाउंटर जैसी और भी चीजें थी जो हरियाणा के हिस्से में आई इस बार, क्योंकि जनवरी से नवंबर तक करनाल के 169 साइबर ठगी के केस सामने आए, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी हुई। 34 मामलों में पुलिस ने 64 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अधिकांश आरोपी मजदूर तबके के थे जिन्होंने अपनी आईडी ठगों को बेच दी थी। यानी कि उनकी आईडी का इस्तेमाल करके ठगों ने साइबर ठगी की, लेकिन पुलिस पहुंच भी पाई, लेकिन उसका कोई हल तक नहीं निकला क्योंकि आईडी जिनकी थी वो लोग शामिल ही नहीं थे। वहीं सोनीपत स्थित गोहाना में मातूराम की मशहूर जलेबी की दुकान, जहां 21 जनवरी 2024 को बाइक सवार 3 अपराधी दुकान पर पहुंचकर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और 2 करोड़ रुपए की फरोख्ती की मांग की गई। इस मामले में एसटीएफ ने 1 सप्ताह के भीतर मुठभेड़ में भाऊ गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था।
और अप्रैल महीने में जुड़े हुए कुछ और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था और मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक सहित 7 लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया था। वहीं इसके अलावा 12 जुलाई 2024 को सोनीपत जिले की ही भाऊ गैंग के 3 शूटरों को एसटीएफ सोनीपत और दिल्ली क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में मार गिराया, यानी कि ये एक बड़ा एनकाउंटर भी हुआ था। अब इन सब के बाद आखिर में वो हुआ जो हरियाणा की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ गया। जी हाँ, 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक हरियाणा में रखा गया। अंतिम दर्शनों के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सैनी तक वहां पहुंचे थे। तो ये था हरियाणा 2024। तो कहते हैं ना, समय बीत जाता है, घटनाएं बन जाती है और इतिहास में दर्ज हो जाती है। ऐसा ही निरंतर होता आया है और होता भी रहेगा। तो ये था 2024 का हरियाणा, जहां नए मुख्यमंत्री के आगमन की खुशी से लेकर पुराने मुख्यमंत्री की दुनिया से विदाई तक की घटनाएं आपने देखी। ऐसी ही नई घटनाक्रम के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।